Hello students, today our topic is variation of molar conductivity with the concentration for strong and weak electrolyte. ठीक है, तो पहले आपको मोलर कंडक्टिविटी की अगर आपको वेरिएशन पढ़नी है कि कंसंट्रेशन के साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी की वेरिएशन कैसे होती है, तो पहले आपको पता होना चाहिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं तो हमारा कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, बेसिकली डाइल्यूशन के साथ साथ हमारा कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? नंबर ऑफ आयंस क्या है पर वॉल्यूम कम होते हैं, तो हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है लास्ट लेक्चर वो वीडियो में जाके देखें पहले कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, डाइल्यूशन के साथ कि हमारा कंडक्टेंस क्यों बढ़ रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम क्यों हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मोलर कंडक्टेंस हमारा क्या होता था, इंक्रीज होता था। ये हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, तो आपको पता है डाइल्यूशन के साथ साथ कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अगर डाइल्यूशन के साथ साथ क्या होता है, कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब हम कहते हैं कि इनफाइनाइट पानी डालना है आपने, इनफाइनाइट वाटर डालना है, हम ऐसा समझते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए, कंडक्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट इंक्रीज होना चाहिए। समझ आ रही है बात? बट एक्चुअली में इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो नहीं होता कि आप जितना मर्जी पानी डाल दो और उसको आप बोल दो कि कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है उसको हमने पढ़ना है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता क्या है। ठीक है, पहली बात, जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है उसको हम बोलते हैं जीरो कंसंट्रेशन भी। ठीक है, क्या बोलते हैं, दैट इज, यहाँ पर डाल देती हूँ, जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है, और जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है उसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किसकी फॉर्म में, इनफाइनाइट डाइल्यूशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम किसकी फॉर्म में करते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अब इसका दूसरा नाम क्या है, जीरो कंसंट्रेशन। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या लगा देते हैं, जीरो। रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, हम किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी की फॉर्म में या मोलर कंडक्टेंस की फॉर्म में। ठीक है, तो उसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, जीरो। क्यों? क्योंकि इसको जीरो कंसंट्रेशन भी बोला जाता है और कई बुक्स में इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर रखा है ये, दैट इज इनफाइनाइट, क्योंकि वर्ड क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, या फिर आप किस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जीरो फॉर्म में। तो दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये होता क्या है, देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है। सपोज मैं आपको जनरल सा एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस है वो क्या होती है, डाइल्यूशन के साथ साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसका क्या रीज़न था, वॉल्यूम बढ़ा रहे थे, वॉल्यूम बढ़ा रहे थे तो कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, कम हो रही थी। कंसंट्रेशन कम हो रही थी तो क्या हो रहा था, आयंस के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। डिस्टेंस बढ़ रहा था तो इंटरफेरेंस क्या हो रही थी, कम हो रही थी। इंटरफेरेंस कम हो रही थी तो मोबिलिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। और मोबिलिटी इंक्रीज हो रही थी तो मोलर कंडक्टेंस क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। यही कंसेप्ट हमने पिछले पढ़ा है। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से आपको बता रही हूँ कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है। मोलर कंडक्टेंस के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि डाइल्यूशन के साथ साथ मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये कभी भी नहीं होता बेटा कि आप क्या है, इनफाइनाइटली क्या उसमें वाटर ऐड करते जा रहे हो और इनफाइनाइटली क्या हो रहा है, कंडक्टेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जैसे सपोज ये वॉल्यूम है, ठीक है, दैट इज द मोलर कंडक्टेंस। इसके यूनिट्स होते हैं सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, आपको पता है वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। जैसे मैंने 1 ml लिया वॉल्यूम तो यहाँ पर क्या हो गया, 0.1 आ गई मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, 2 ml ले लिया तो 0.12, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। 3 ml ले लिया तो 0.13, 5 ml ले लिया तो कितनी आ गई, 0.2, 7 ml ले लिया तब भी कितनी आई, 0.2, 8 ml ले लिया तो ये भी कितनी आई, 0.2। मतलब आप ये वाला पॉइंट ऐसा देख रहे हो जहाँ पर ये 5 ml है, ये वाला वॉल्यूम या ये वाला पॉइंट ऐसा देख रहे हो जहाँ से कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। जहाँ से कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, तो वो ही पॉइंट क्या कहलाता है, दैट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो देखिए, अ पॉइंट ऑफ वॉल्यूम वेयर द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस में, इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट हो रही है, उसके बाद बढ़ना बंद हो गई है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर आप क्या बोल सकते हो, कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। आ रही है बस समझ, क्लियर है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या, वो वॉल्यूम का पॉइंट जहाँ पे आपका जो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है, कि उसके बाद वो बढ़ना बंद कर देता है। उसी को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है इतनी बात?
क्लियर है? या फिर क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन या फिर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है इतनी बात क्या होती है? चलिए अब द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिपेंड्स ऑन वेदर द इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग और वीक। जो ये वाला जो पॉइंट आया है आपका, ये डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। क्लियर? मतलब जो हम कह रहे हैं ना कि ये जो पॉइंट है आपका, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो अब ये काम कैसे करेगा? काम कैसे करेगा हम पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी कहते हैं। ऐसा क्यों? इसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी कहते हैं। ऐसा क्यों? देखो, आपको पता है डाइल्यूशन के साथ साथ मोलर कंडक्टेंस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है? कांस्टेंट हो रही है। मतलब एक लिमिट तक वैल्यू बढ़ी है, उसके बाद वैल्यू क्या होगी? बढ़ना बंद होगी। इसीलिए जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है या एट जीरो कंसंट्रेशन है, उसका दूसरा नाम क्या पड़ गया? दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। आपके पास मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या है? एक ही बात है। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? चलो नेक्स्ट, सपोज हमने ये बात पढ़ी थी कि जो पॉइंट है इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वो डिपेंड करता है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। फर्स्ट हम केस मान के चल रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपको पता है जो अल्फा होता है 100% होता है। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि जितना इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होना है वो उतना ब्रेक हो चुका है, उसके बाद उसकी कैपेबिलिटी नहीं रहती डिसोसिएट होने की अपने आयंस में। इट मीन्स हम कंसीडर करके चलते हैं कि 100% वो क्या है? डिसोसिएटेड है। ठीक है, तो आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, मतलब 100% क्या हो चुका है? वो डिसोसिएट हो चुका है। और डाइल्यूशन के साथ साथ आपको पता है कि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वजह से आपके पास जो नंबर ऑफ आयंस है वो कभी भी इंक्रीज नहीं होते इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब आप डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन करने के बाद आपके पास क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता ही नहीं है। डाइल्यूशन कर रहे हो, जितना होना है उतना हो चुका है 100%। उसके बाद क्या है? आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं होगा। ठीक है, इट मीन्स नंबर ऑफ आयंस उस जो सॉल्यूशन में है वो इंक्रीज नहीं होंगे। बट आपको ये तो पता है कि डाइल्यूशन के साथ साथ क्या होता है? कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी क्यों होता है? क्योंकि डाइल्यूशन के साथ साथ क्या होता है? कंसंट्रेशन कम हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। कंसंट्रेशन कम होता है तो इंटरफेरेंस आयन का क्या हो जाता है? जनरली कम हो जाता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, मोबिलिटी इंक्रीज होती है। तो क्या कह सकते हैं आप? मोलर कंडक्टेंस, या फिर हम क्या कह सकते हैं जनरली आपके पास कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस आपका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, सेम फिनोमिना एप्लीकेबल होता है किस पे? मोलर कंडक्टेंस पे। मोलर कंडक्टेंस भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये तो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट था। ठीक है, अब आगे साइंटिस्ट आए। साइंटिस्ट ने क्या करा? इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा कि हमारे पास जो कंडक्टेंस है या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट करा। तो वो अब ग्राफ हम प्लॉट करेंगे कि किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट होगा। ऑब्वियस सी बात है, किसके बीच में? कंसंट्रेशन के बीच में और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में। ठीक है, इसके बीच में उन्होंने ग्राफ प्लॉट करा और आगे इसको एक्सपेरिमेंट को कैरी फॉरवर्ड किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे, नोट कर लिया? देखिए अब बाद में नोट करना। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या पढ़ रहे थे जनरली कि आपके पास डाइल्यूशन के साथ साथ क्या है? कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। कंडक्टेंस इंक्रीज होता है तो मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज होता है। आपको रीज़न मैं ऑलरेडी पीछे बता चुकी हूँ। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने क्या करा था? इसको एक्सपेरिमेंटली इसको क्या है? ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करा था। और जो ग्राफ प्लॉट करा था वो बेसिकली डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टेंस की फॉर्म में इसने ग्राफ प्लॉट करा था। जो इसने कंसंट्रेशन ली थी वो उसका क्या लिया था? रूट लिया था। वो लिया था एक्स एक्सिस पे और मोलर कंडक्टेंस ली थी उसने वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि डाइल्यूशन के साथ साथ मतलब जो आपके पास डाइल्यूशन है वो आपको पता है कि डाइल्यूशन के साथ साथ जो कंसंट्रेशन है कम होती है। ठीक है, तो अब वो ये क्या कह रहा है कि जब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ किसके बीच में? कंसंट्रेशन के बीच में और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में। ठीक है, तो हमें देखना है कि कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी को कैसे मेजर किया जाता है। क्योंकि आप इसी कंसंट्रेशन पे तो देख रहे हो ना, आप क्या पढ़ रहे हो जनरली? मोलर कंडक्टेंस
at infinite dilution for strong electrolyte. Molar conductance at infinite dilution. Infinite dilution का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन. डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन, और उस पर आपने क्या मेजर करना है? दैट इज अ मोलर कंडक्टेंस. क्लियर? तो हम किसका केस लेकर चल रहे हैं? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो उसने क्या कहा कि जब मैं ग्राफ सपोज प्लॉट कर रहा हूँ किसके बीच में? कंसंट्रेशन के बीच में और मोलर कंडक्टेंस के बीच में. तो उसने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया और उसने कहा उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो भी उसकी कंसंट्रेशन है, उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो भी उसकी कंसंट्रेशन है उस पर हमने क्या करना है? मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करना है. तो सपोज मान के चल रहे हैं हमें पता है डाइल्यूशन के साथ साथ कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है. जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं कंसंट्रेशन कम होगी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. तो सपोज मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे पास ये पॉइंट आ गया. ठीक है, हमने कंसंट्रेशन का क्या ले लिया? ये पॉइंट ले लिया. फर्स्ट पॉइंट मेरे पास ये आ गया, तो इस पे मोलर कंडक्टिविटी इतनी होगी. सेकंड पॉइंट ले लिया, इस पे मोलर कंडक्टिविटी इतनी होगी. पहला पॉइंट क्या है? देखो यहाँ पर क्या है? कंसंट्रेशन क्या हो रही है आपके पास फर्स्ट पॉइंट पे? अगर आप ये ले रहे हो, यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है? यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है. मोलर कंडक्टिविटी क्या है? कम है. सेकंड चले, इससे थोड़ा कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी. मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी. एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, मतलब यहाँ पर देखो ये वाली चीज़ क्या है? कंसंट्रेशन कम है और मोलर कंडक्टिविटी क्या है? ज़्यादा है. तो मतलब डाइल्यूशन के साथ साथ इतना तो पता चल गया ग्राफ से कि आप क्या है? कंसंट्रेशन अगर क्या ले रहे हो? कम ले रहे हो, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो जैसे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या कह रहा है कि जब मुझे कैलकुलेट करनी है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए. और वो पॉइंट कौन सा आता है? जीरो वाला, दिस वन. यहाँ से जीरो पॉइंट स्टार्ट होता है. तो मतलब यहाँ पर क्या है? डेल्टा सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए. ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा सी जीरो होगा तो सी भी क्या होगा? जीरो होगा. तो हम कैसे ये मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे? तो उसने क्या कहा कि सपोज यहाँ तक आपके पास पॉइंट्स आ गए. ठीक है, इस लाइन को आप क्या कर दो? पीछे एक्सटेंड कर दो. पीछे इस जीरो पे जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? मोलर कंडक्टिविटी. और वो ही जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी? एट जीरो कंसंट्रेशन. ठीक है, तो इसको नाम दे दिया उसने मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब उसने पीछे एक्सटेंड करा. अब आपको पता ही एक स्ट्रेट लाइन बन गई. स्ट्रेट लाइन जब ग्राफ की बनती है तो वहाँ से कैलकुलेशन करना क्या होता है? ईजी होता है. तो आपको पता है एज अ स्ट्रेट लाइन हम मैथमेटिक्स में इक्वेशन यूज़ करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी. वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? मोलर कंडक्टेंस. नेक्स्ट एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? रूट सी. तो आपके पास ये क्या आ गया? रूट सी. एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? रूट सी. वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? लैम्डा एम. दैट इज द मोलर कंडक्टेंस एंड रूट सी इज द कंसंट्रेशन. ठीक है, सी क्या होता है? दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट. इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है आपके पास? ये आया. ये क्या आ गया आपके पास? दैट इज लैम्डा नॉट एम. मतलब क्या है यहाँ पर? दैट इज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या एट जीरो कंसंट्रेशन. बचा क्या आपके पास? एम. एम क्या होता है आपके पास? स्लोप. और स्लोप की वैल्यू है यहाँ पर दैट इज द माइनस ए. अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ माइनस ए. स्लोप की वैल्यू क्या है? माइनस ए. क्यों है माइनस ए? कांस्टेंट वैल्यू है. मान के चल रहे हैं कि स्लोप की वैल्यू क्या आई है? माइनस ए, क्योंकि यहाँ से हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे. स्लोप की वैल्यू क्या आई है आपके पास? माइनस ए. तो ऐसा क्यों है? माइनस ए क्यों ले रहे हैं हम? माइनस का साइन क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बेसिकली आपको पता है डाइल्यूशन के साथ क्या हो रही है? कंसंट्रेशन कम हो रही है. तो वेरी लो कंसंट्रेशन के लिए आप क्या करते हो? जनरली बेसिकली स्लोप को क्या ले लेते हो? माइनस का साइन यूज कर देते हो. दैट इज अ स्लोप. दैट इज माइनस ए. तो माइनस का साइन क्यों यूज किया है? क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है? बहुत कम हो चुकी है. तो यहाँ से आप इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको इतना तो पता चल गया कि आप क्या निकाल सकते हो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ग्राफिकली. ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन, इसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं. लैम्डा एम विच इज इक्वल टू दैट इज लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी. लैम्डा एम क्या है? दैट इज अ मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, क्योंकि ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट जीरो पे है, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन. और यू कैन ऑल्सो से एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन और यू कैन ऑल्सो से द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस. ठीक है, ए क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. रूट सी क्या होगी? कंसंट्रेशन होगी. तो ये जिस साइंटिस्ट ने इस इक्वेशन को दिया था उसका नाम था डीबाई-हक्कल-ओनसागर इक्वेशन. क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ से बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कैलकुलेट करना क्या हो गया? इजी हो गया कि हम डाइल्यूशन के साथ साथ क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो. क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन ग्राफ ले लिया. स्ट्रेट लाइन ग्राफ ले लिया आपने, पीछे ग्राफ को एक्सटेंड कर दिया, उसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन में पुट करा और जो भी है आपके पास मोलर कंडक्टेंस वहाँ से क्या हो जाएगी? फाइंड आउट हो जाएगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. बट यही चीज़ एप्लीकेबल करना क्या रहा? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या रहा?
मुश्किल रहा, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई, वो हम अब आगे पढ़ेंगे कि क्यों नहीं हो पाई, ठीक है। इतना नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपने क्या पढ़ा था कि कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? बेसिकली मोबिलिटी इंक्रीज होती है आयंस की। बट वहाँ पे हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में 100% डिसोसिएशन होता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ते नहीं है, बट क्या होता है, इंटरफेरेंस कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने से कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, 100% ले लो, या आपको वैल्यू और शोर करनी है तो 1 ले लो, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% का मतलब क्या हो गया, 1 होगी ना वैल्यू। 100% 100/100 दैट इज द वैल्यू 1। तो मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो 1 होगी बेसिकली, ठीक है। क्यों? क्योंकि 100% क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के पास CH3COOH है। ये कोई क्या पड़ा हुआ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, मतलब ये क्या है, वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये क्या है, कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है जैसे मैंने पहले बताया था 10% हो जाए, हो सकता है 20% हो जाए, ठीक है। तो मतलब इसका क्या है, 100% डिसोसिएशन नहीं है, तो मतलब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इज लेस देन 1 होगी। सीधी सी बात है, इतनी बात तो आपको समझ आ रही है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, ठीक है। आपको पता है कि डाइल्यूशन के साथ साथ इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि अगर आपके पास पहले 10% डिसोसिएट हो रहा है, आपने इसके अंदर और क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, मतलब अगर 10% डिसोसिएट हो रहा है तो अभी 90% तो बचा है ना, तो ये ब्रेक हो सकता है नेक्स्ट डाइल्यूशन पे, ठीक है। नेक्स्ट आप दोबारा वाटर डाल रहे हो, तो आगे सपोज मैं बोलती हूँ 20% डिसोसिएट हो गया, तो कितना बचा, 70%। तो 70% भी क्या हो सकता है, डिसोसिएट हो सकता है। तो ऐसे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं बाय डूइंग द डाइल्यूशन की। जब हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया, डिसोसिएशन बढ़ रहा है, तभी तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट फैक्टर तो आपके पास ये था। सेकंड फैक्टर हमने क्या पढ़ा था कि जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन के साथ साथ वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। कंसंट्रेशन कम हो गई तो इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंटरफेरेंस कम हो गया तो आयंस की मोबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी और कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो इन दो फैक्टर की वजह से क्या ग्राफ देखा गया, जैसे कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो ये ग्राफ देख रहे थे, डेल्टा C और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में, सॉरी रूट C और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या ग्राफ देखा गया कि एट वेरी लो कंसेंट्रेशन, जो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन तो आई नहीं है, ये ग्राफ इतना ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत लो कंसेंट्रेशन पे भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ से देखो आप, यहाँ से ये पॉइंट आया, एकदम क्या होगी, यहाँ से इस तरीके से क्या हो गया, ये जनरली इंक्रीज हो गया। मतलब थोड़ा सा आपने क्या करा, कंसंट्रेशन डाइल्यूशन डाला, एकदम क्या हो गया, कंडक्टेंस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो आया नहीं। तो इस केस में क्या आप इस ग्राफ से मोलर कंडक्टेंस को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है, आप स्ट्रेट लाइन के उसमें तो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन आ रहा था, आपने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, और ये आपका क्या गया, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। यही इनफाइनाइट पॉइंट था आपके पास, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉइंट। बट इस केस में आपको क्या पता कि कहाँ मिलेगा जाके, ये तो स्ट्रेट जा रहा है, ये वाई एक्सिस पे स्ट्रेट जा रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है आपके पास, जनरली ग्राफ इंक्रीज होता जा रहा है, ये दोनों तो क्या आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं, कि पता नहीं कहाँ पे जाके मिलेगा। तो यहाँ पर इस केस में फाइंड आउट करना क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। तो इस ग्राफ की वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट है वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया, कोलार्श आया। कोलार्श ने कहा कि हम इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हमें मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वो क्या कहता है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ देयर लिमिटिंग आयन कंडक्टिविटी ऑफ देयर कैटायन एंड एनायन। वो क्या चीज़ कह रहा है कि अगर आपके पास कोई क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज मैं कहती हूँ ओस, दैट इज CH3COH, दैट इज द वीक। बट ये ध्यान रखना, जो कोलार्श है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी पॉसिबल है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी पॉसिबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट कहाँ से उठाया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेकर, ठीक है। तो मैं NaCl भी ले सकती हूँ अगर मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बेसिकली ये किसको सॉल्व करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन लेगा किससे, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, यहीं से उठाएगा ये भी ये चीज़ें, लेकिन उससे क्या बना देगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन कर देगा एट इनफाइनाइट
डाइल्यूशन। तो वो कैसे देखिए, सपोज मेरे पास ये क्या है, क्या कह रहा है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब ऊपर क्या लगेगा, नॉट। मोलर कंडक्टेंस, मोलर के लिए मैंने क्या डाल दिया, एम। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ देयर लिमिटिंग आयन। लिमिटिंग आयन ऑल्सो क्या होता है, दैट इज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लिमिटिंग आयन कंडक्टिविटी ऑफ देयर कैटायन एंड एनायन। तो यहाँ से जब ये ब्रेक होगा, किस में ब्रेक होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। लिमिटिंग आयन कंडक्टिविटी, लिमिटिंग आयन अगेन क्या कहलाता है, दैट इज द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बन गया इसका सम। क्या कह रहा है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज, इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिखा क्या, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट लिख लो यहाँ पे, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो वो क्या कह रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये क्या मोलर कंडक्टेंस है, किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ देयर, ये क्या है, सम ऑफ देयर लिमिटिंग आयन कंडक्टिविटी। ये क्या है, लिमिटिंग आयन। लिमिटिंग आयन कंडक्टिविटी का मतलब क्या बताया था मैंने, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आपने ये सिंबलाइजेशन कर दी, लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ देयर कैटायन एंड एनायन। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो आप देखते हैं। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, कर लोगे। अगर सपोज मुझे स्ट्रॉन्ग का देखना है, NaCl, इसका कैसे लिखोगे, दैट इज द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग आयन कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। सिंपल, आ रही बात समझ, क्लियर है। सम ऑफ द लिमिटिंग आयन कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, दैट इज कॉल्ड द कोलार्श लॉ। क्लियर है। तो इसकी हेल्प से हमने देखना वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, अब वो देखो होल थ्राइस। इसको अगर मुझे कोलार्श लॉ के अकॉर्डिंग इसके आयंस में, मतलब लिमिटिंग आयन कंडक्टिविटी में ब्रेक करना है, तो मैं कैसे करूँगी, कैसे लिखूँगी इसको, दैट इज दिस Al प्लस SO4। यहाँ पर क्या आता है, नेगेटिव, यहाँ पर क्या आता है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, तो इसको क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने एटम्स हैं एल्युमिनियम के, 2, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। यहाँ पर कितने एटम है, 3। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 2 नेगेटिव। अरे बस समझ, यहाँ पर आप चार्ज भी डाल सकते हो, कितना होता है, प्लस के 3, तो 2 3 = 6, 3 2 = 6, हो गया चार्ज बैलेंस। ठीक है ना, क्लियर है। या इस वाले जो नंबर को ना, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दो, 2 और ये दिस वन 3। एग्जैक्ट मेथड ये होता है लिखने का। ठीक है, अब देखो, अगर आपको जनरली मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट करना है, हमें पता है ग्राफ के अकॉर्डिंग तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें किसने दिया था, ये कोलार्श लॉ ने दिया था। कि कोलार्श लॉ ने क्या किया था कि जो मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है चाहे वो वीक है, वो किसके इक्वल होती है, दैट इज द सम ऑफ द लिमिटिंग आयन कंडक्टिविटी ऑफ देयर कैटायन या एनायन, या फिर सम ऑफ देयर लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ आयंस, कुछ भी बोल सकते हो। कैटायन और एनायन क्या होते हैं, आयन ही होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है KCl इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, that is strong electrolyte. Again CH3COO, that is also a strong electrolyte and HCl is also a strong electrolyte. तो ये आपको कुछ डाटा दे दिया उसने कि उसने कहा कि अब कोलार्श लॉ लगा के आप क्या करो, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डाटा गिवन होगा आपको, विदाउट डाटा आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, तो ये आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाटा गिवन होगा, तभी उससे आप क्या कर सकते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के डाटा को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी कोलार्श लॉ के अकॉर्डिंग कैसे ब्रेक होगा ये, दैट इज K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्लियर। अगर ये यहाँ पर मेंशन नहीं भी करते हो तब भी अंडरस्टूड है कि ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है, बट मैं मेंशन कर रही हूँ। नेक्स्ट ये कैसे ब्रेक होगा, दैट इज CH3CO नेगेटिव प्लस दैट इज K पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट ये कैसे ब्रेक होगा, H पॉजिटिव प्लस K।
मैथमेटिक्स पढ़ा है सबने 10th क्लास तक, ठीक है, सबको पता है कि आप इक्वेशन को शफल करके क्या करते हो, जैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे, सब्स्टिट्यूशन तो नहीं लगेगा, एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ी थी ना इक्वेशंस, बेसिकली कि कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना है इक्वेशन में से और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना है और डिजायर्ड प्रोडक्ट को लेना है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे, आपको किसकी निकालनी है, CH3COH, इसकी ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी आपको क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो मैं आपको जनरल मेथड बता रही हूँ, जब आप इसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, न्यूमेरिकल करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखो आपके पास ये इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट ये क्या होगी, सेकेंड ये क्या होगी, आपको किसी तरीके से ये बनाना है CH3COH। तो कैसे बनाएंगे, अगर मैं सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को जोड़ दूँ, ठीक है, इक्वेशन या ऐसे लिख दो, ऐड इक्वेशन 2 + 3 क्या आएगा जोड़ के, CH3CO नेगेटिव। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे शफलिंग करते हो, आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट ये लाना है, जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट टाइम करा था, ठीक है। CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नोड M K पॉजिटिव प्लस कर रहे हो, लैम्डा नोड M H पॉजिटिव प्लस लैम्डा M डॉट Cl नेगेटिव, क्लियर। नेक्स्ट अब मैं कह रही हूँ कि ये ऐड करी इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करके ये क्या कर दो, माइनस कर दो, माइनस करोगे क्या आएगा, माइनस के M K पॉजिटिव प्लस, सॉरी ये भी क्या आ जाएगा माइनस में Cl, अब जो कटता है वो काट दो, ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का और ये क्या बचा आपके पास, MCH3CO नेगेटिव प्लस के लैम्डा नोड MH पॉजिटिव, ये किसकी आ गई वैल्यू, दैट इज CH3COH की आ गई। तो जो वैल्यू गिवन होगी डाटा के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग, ये क्या थे, हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाटा गिवन होगा कि इसकी मोलर कंडक्टेंस सपोज 295 है, किसी की 330, किसी कुछ भी डाटा दे दिया, वो वैल्यू यहाँ पुट करो और आंसर निकाल लो, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या निकल गई, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्लियर है, आ रही है बस समझ, लेकिन निकाला किससे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से, ठीक है, क्लियर है। तो यही क्या था आपका पास, कोलार्श लॉ, क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या है, मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसको यहाँ से थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम भी हुई है वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है, या फिर हम कल न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है बेटा, यू कैन डू कमेंट एंड आस्क, ओके, थैंक यू।